हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के एक चैप्टर जिसका नाम है जाति एवं नस्ल भारत एवं दक्षिण अफ्रीका। तो इस चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने भारत में जाति व्यवस्था को समझा था कि भारत में जाति का क्या स्थान रहा है, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है और जाति किस कारण जो असमानता थी उसको खत्म करने के लिए संविधान में कौन-कौन से प्रावधान, भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में देख ली थी। अब हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को देख रहे हैं जिसमें कि हम नस्ल को समझेंगे। दक्षिण अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे कि नस्ल के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की जो नीति थी वो किस तरह की थी। फिर संविधान में जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है वहाँ पर इस नस्लवाद को ख़त्म करने के लिए ये जो रंगभेद था दक्षिण अफ्रीका में उसको ख़त्म करने के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और एट द एंड सारी चीज़ें हर बार की तरह आपको समझ में आ जाएंगी। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं नस्लवाद की। नस्लवाद एक वैचारिक निर्माण है जो कुछ नस्लों या जातीय समूहों को भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ-साथ आर्थिक धन के आधार पर दूसरों पर सत्ता की स्थिति प्रदान करता है, जिसमें पदानुक्रमित संबंध शामिल होते हैं, जहां श्रेष्ठ जाति दूसरों पर प्रभुत्व और नियंत्रण का प्रयोग करती है। नस्लीय भेदभाव नस्ल, रंग, वंश या राष्ट्रीय या जातीय मूल के आधार पर कोई भेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या वरीयता है जिसका उद्देश्य या प्रभाव समान स्तर पर मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों को मान्यता, आनंद या व्यायाम व्यायाम मतलब प्रैक्टिकली लागू करना को समाप्त करने या कम करने का है और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या सार्वजनिक जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में स्वतंत्रता से है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा-सा जो नस्लवाद को समझाया, थोड़ा-सा समझने में थोड़ा-सा हार्ड लगेगा, बट कोई नहीं, जो मैं आपको समझा दे रहा हूँ आप इसी को बनाकर लिख सकते हैं। देखो, नस्ल का मतलब क्या होता है? शरीर की बनावट, रंग-रूप, काला-गोरा, ये नस्ल है। लोग जहाँ रहते हैं उनके बाल अलग तरह से होते हैं थोड़े से, तो उनका शरीर, उनकी स्किन में थोड़ा अंतर होता है, जैसे कि यूरोपियन लोग और इंडियन लोगों में अंतर है। तो ये नस्ल होता है, तो ये नस्ल है। और जब नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो उसे नस्लीय भेदभाव कहा जाता है। इसमें रंग, वंश या दूसरी जाति का लोग होना, जाति का मतलब जैसे कि अलग देश का कोई व्यक्ति है, आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हो। जैसे कि अफ्रीका में एशियन लोगों के साथ या जो वहाँ के अश्वेत लोग थे उनके साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव होता था। तो उसे नस्लवाद कहा जाता है, नस्लीय आधार पर भेद कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। नस्लीय भेदभाव आप बिल्कुल आसानी से समझ गए कि नस्लीय, नस्ल के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, वंश के आधार पर, आपकी जाति के आधार पर या राष्ट्रीयता के आधार पर जब आपके साथ भेदभाव किया जाता है तो उसे नस्लीय भेदभाव कहा जाता है। इसमें जो यूरोपियन लोग थे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। वो कहते थे कि हमारी जो नस्ल है या हमारी जो जाति है वो श्रेष्ठ है, वो ऊँची है। तो इसमें वो ऊँचा मतलब श्रेष्ठता का दावा करते थे और जो जो जिन्हें वो निम्न समझते थे उनके ऊपर सत्ता का दावा करते थे। अब बात करते हैं रंग भेद की, अपर्थाइड की। देखिए, अपर्थाइड पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, सेकंड सेमेस्टर में जब आप लोग थे, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, बट ये वाली चीज़ें यहाँ पे जो भी बताई जाएगी रंग भेद के बारे में वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप एक बार उस वीडियो को भी आप देख लेना, यहाँ पर मैं उसका थंबनेल दे दूँगा या लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। बट यहाँ पर भी रंग भेद की जो भी बातें की जाएंगी ये सारी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको भी स्किप ना करें। 1948 से 1989 के बीच दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा नस्लीय अलगाव और अश्वेतों के साथ दुर्व्यवहार की आधिकारिक रंगभेद की नीति को चलाया गया। 1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति बने। यह श्वेत अल्पसंख्यक शासन का आधिकारिक अंत था जिसे अन्यथा
रंगभेद के रूप में जाना जाता था। 1994 से पहले नेल्सन मंडेला और उनके 7 अन्य साथी नेताओं को अपने देश में रंगभेद शासन का विरोध करने के लिए 1964 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो देखिए दोस्तों, जो रंगभेद की नीति थी दक्षिण अफ्रीका में, उसको आधिकारिक रूप से मतलब सरकार ने ऑफिशियली लागू किया हुआ था 1948 से लेकर 1989 के टाइम पीरियड के बीच में। अब ये जो इतना लंबा टाइम पीरियड था, लगभग ये 40 सालों का ये जो टाइम पीरियड था, इस लंबे समय में दक्षिण अफ्रीका में ऑफिशियली बिल्कुल सरकार ने बिल्कुल कह सा दिया, जिसमें सरकार ने जो नीतियां बनाई उसमें साफ साफ था जिसमें रंगभेद की नीति का प्रयोग किया गया था। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में 1948 से पहले भी रंगभेद की नीति का प्रयोग किया गया था, मतलब कि नस्लीय भेदभाव होता था, बट वो अनऑफिशियली था। उस समय ब्रिटिश के प्रभाव में था दक्षिण अफ्रीका। बट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रभाव से हट जाता है, मतलब जब वो स्वतंत्र हो जाता है, तो जो दक्षिण अफ्रीका के जो गोरे लोग थे, जो श्वेत लोग थे, जो नस्लवाद को बढ़ावा दे रहे थे, जो रंगभेद की नीति को अपना रहे थे, उन्हीं का शासन में वर्चस्व था, उन्हीं का अधिकार था। तो जब ब्रिटेन के नियंत्रण से अलग हो जाता है दक्षिण अफ्रीका, तो वहाँ पर अलग ही सरकार बनती है, और फिर वो जो सरकार होती है, वहीं इस जो श्वेत अल्पसंख्यक होते हैं, जो कि रंगभेद की नीति को फॉलो करते हैं, उन्हीं की सरकार बनी होती है वहाँ पर। तो वो स्पष्ट तौर से आधिकारिक रूप से रंगभेद की नीति को फॉलो करते हैं। और ये रंगभेद की नीति तब तक चलती है जब तक सही मायने में दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो जाता। और लोकतंत्र सही मायने में कब स्थापित होता है? जब 1994 में नेल्सन मंडेला पहले राष्ट्रपति के रूप में वहाँ पर चुने जाते हैं। बट आपको याद होगा, नेल्सन मंडेला की कहानी आपको याद होगी कि जो नेल्सन मंडेला थे, वहाँ के जो एक बहुत बड़े लीडर थे, ये काफ़ी लंबे समय तक, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं आ रहा, बट लगभग 30 सालों तक, 25 से 30 सालों तक ये जेल में रहे थे। रंगभेद वास्तव में क्या था? यह अलगाव के लिए एक अफ्रीकी शब्द है। 1994 से पहले एक नस्लीय अलगाव की एक प्रणाली थी जो लगभग 50 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रही थी, जिसका उद्देश्य जीवन के हर पहलू में गैर श्वेत दक्षिण अफ्रीकियों के वर्चस्व स्थापित करना है, लेकिन इसके अपने प्रभाव हैं। देखिए दोस्तों, आखिर रंगभेद का मतलब क्या है? जो रंगभेद है ना, ये एक अफ्रीका का एक शब्द है। अब आप कहेंगे रंगभेद तो हिंदी का शब्द है। देखो, अपर्थाइड ये एक अफ्रीकी शब्द आ जाता है, अपर्थाइड। अब हमने इसे कन्वर्ट कर लिया रंगभेद, इसे हम रंगभेद कहते हैं, बट इसका जो मूल अर्थ है वो अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में ही निकलता है, तो इसलिए ये अफ्रीकी शब्द माना जाएगा। तो रंगभेद का आखिर मतलब क्या है? देखो, अब 1948 से लेकर 1994 तक लगभग ये 50 साल या 40 साल का ये जो टाइम पीरियड था, एक लंबा टाइम पीरियड था, 50 साल मान लो। तो ये जो लंबा टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में जो ऑफिशियली जो भेदभाव किया गया था नस्लीय आधार पर, नस्ल के आधार पर, लोगों के रंग के आधार पर, उनकी जन्म के स्थान के आधार पर, उनकी नस्लीयता के आधार पर उनके साथ जो भेदभाव किया गया था, जिसमें कि जो दक्षिण अफ्रीकी थे उनका वर्चस्व था गवर्नमेंट में, पूरे देश में, और जो अश्वेत थे उनको बहुत ही निम्न स्थान दिया गया था। तो ये जो नीतियाँ वगैरह थी, इसी से संबंधित ये शब्द है। एक लाइन में कहा जाए तो रंगभेद का मतलब ये हुआ, अश्वेतों के साथ नस्ल के आधार पर जो भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में हुआ था उसे रंगभेद कहा जाता है। डच वंशज अफ्रीकानर्स, और देखो अफ्रीकानर्स ये जो शब्द है ये डिनोट करता है वहाँ की एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें श्वेत लोग थे, श्वेत लोगों का वर्चस्व था, उस पार्टी को डिनोट करता है अफ्रीकानर्स। तो डच वंशज अफ्रीकानर्स और ब्रिटिशों के बीच औपनिवेशिक काल के दौरान देशी अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी के अधिकारों को दरकिनार कर दिया गया था। इसलिए जब 1948 में अफ्रीकानेर के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय पार्टी, देखो अफ्रीकानेर के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय पार्टी द्वारा रंगभेद को आधिकारिक रूप से कानून बनाया गया था, तो जो पहले से हो रहे अन्यायों का विस्तार था। तो जो डच वंशज थे अफ्रीकानर्स पार्टी में मुख्य थे और ये राष्ट्रीय पार्टी थी।
तो जब ये अपनी सरकार बनाती है अब दक्षिण अफ्रीका में, तब आधिकारिक रूप से, आधिकारिक मतलब सरकार डायरेक्टली घोषणा कर रही है अपनी नीतियों में कि रंग भेद की नीति को फॉलो किया जाएगा। देखो, सरकार डायरेक्टली जब ऐसे कानून बना दे, एक इस बात को समझिए, जब सरकार ने कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई बड़ा कानून नहीं बनाया, बट जमीनी स्तर पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो ये छुपा हुआ भेदभाव है। इसे अप्रत्यक्ष भेदभाव आप कह सकते हैं, या अनौपचारिक भेदभाव आप इसे कह सकते हैं। बट सरकार जब अपनी नीतियों में ऐसी घोषणा कर दे कि वो रंग भेद को फॉलो कर रही है, जब ऐसे नियम बना दे जिसके द्वारा रंग भेद हो रहा है, तो ये डायरेक्टली, इसका मतलब औपचारिक रूप से ये किया जा रहा है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी देखो, ब्रिटिशर्स का टाइम था, एक टाइम था जब ब्रिटिशर्स का राज था दक्षिण अफ्रीका में, तो उस वक्त भी रंग भेद की नीति फॉलो की जाती थी। मतलब भेदभाव होता था, बट वो छुपा हुआ था, वो अनऑफिशियली था। बट जब 1948 में भाई खुद की सरकार बन जाती है, अब यहाँ पर समझिए, जो डच वंशज हैं वो बहुत लंबे समय से दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। जब दक्षिण अफ्रीका में जब नए नए देशों की खोज हो रही थी ना, तो तभी नीदरलैंड के जो डच लोग थे और दूसरे भी यूरोपियन थे, तो वो वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे। बट फिर भी एट द एंड जो राज होता है वो ब्रिटिशर्स का स्थापित हो जाता है दक्षिण अफ्रीका में। बट फिर भी जो डच वंशज थे वो वहीं के होके रह जाते हैं, अब वो वहीं पर रहने लगते हैं। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में ही। और फिर वो क्योंकि वो श्वेत होते हैं, इसलिए जब उनकी सरकार बनती है आज़ादी के बाद 1948 के बाद, तो वो आधिकारिक रूप से रंग भेद की घोषणा करती है, जो कि अत्यधिक अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी। यह व्यवस्था देशी अश्वेतों के लिए दमनकारी थी। कई प्रतिबंध थे। उदाहरण के लिए उन्हें सफ़ेद आवासीय क्षेत्रों में रहने से मना किया गया था। अगर वे काम के लिए अपने स्थान में प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हें परमिट की आवश्यकता होगी। सार्वजनिक सेवाएं जैसे परिवहन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक शौचालय और क्या नहीं, गोरों और अश्वेतों के लिए अलग अलग थे। तो देखिए दोस्तों, स्कूलों को अलग कर दिया गया, परिवहन जो यातायात के साधन होते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये रंग भेद के आधार पर बहुत तरह के भेदभाव होते थे। स्थानीय अश्वेतों को हर समय आईडी परमिट लेकर चलना होता था और सख्त कर्फ्यू का पालन करना पड़ता था। लोगों को 4 नस्लीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था: सफ़ेद, काला, भारतीय और रंगीन मिश्रित जाति के लोग। अब कुछ लोग रंगीन थे, रंगीन का मतलब मिश्रित जाति के, जैसे कि ना तो बहुत ज़्यादा काले थे ना ही बहुत ज़्यादा गोरे थे, जैसे सांवला भी कह सकते हैं नॉर्मली। बट भारतीय में स्पेशली जो काले लोग थे उन्हें भारतीय, और जो भी भारतीय थे तो भारतीय में बांट दिया गया कि भारतीय हैं, और रंगीन में बांट दिया गया मिश्रित जाति के। देखो, रंगीन का मतलब थोड़ा रंग से भी है, बट साथ में मिश्रित जाति की। जैसे होता है ना, किसी की पेरेंट्स की जाति रही है, इस देश का रहा है कोई पेरेंट्स, और दूसरा पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स होते हैं किसी के भी, तो दूसरा पेरेंट्स किसी और देश का रहा है, तो जब दोनों से कोई एक चाइल्ड होता है तो उसे मिश्रित जाति का माना जाता है। तो यहाँ पर उसे मिश्रित जाति में रखा गया है। सफ़ेद डच वगैरह हो गए, या जो अंग्रेज बस गए थे, या जो यूरोपियन लोग बसे हुए थे दक्षिण अफ्रीका में, वो सफ़ेद हो गए, और जो वहाँ के काले लोग थे वो काले हो गए, और फिर भारतीय लोग भारतीय हो गए, और मिश्रित जाति के लोग जो 2 अलग अलग जाति के लोगों से जन्मे थे, तो वो मिश्रित जाति के लोग। ये सभी अलग अलग रिहायशी इलाकों में बटे हुए थे, तो इनके इलाके अलग अलग थे, ठीक है। ये एक ही इलाके में समूह के रूप में, मतलब एक ही इलाके में बिखरे हुए नहीं थे। इनके काले लोगों के इलाके अलग थे, भारतीय लोगों के इलाके अलग, स्पेशली जो सफ़ेद हैं उनके अलग। अपनी भूमि के बाहर गैर श्वेत यानी कि अश्वेत के पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, क्योंकि वे तकनीकी रूप से नागरिक नहीं थे, इसलिए वे मतदान नहीं कर सकते थे। शिक्षा में भी विभाजन हुआ। राज्य ने अश्वेतों और गोरों के लिए एक अलग शिक्षा प्रणाली स्थापित की। अब इस तरह का भेदभाव था तो विरोध भी होना शुरू हुआ। विरोधों का नेतृत्व अक्सर, जो विरोध होते थे उसका नेतृत्व अक्सर अश्वेत छात्रों और युवाओं द्वारा किया जाता था, और उन्हें गंभीर दमन का सामना करना पड़ता था। मतलब विरोध होता था, बट उस विरोध को बहुत ही बुरी तरह दबाया जाता था, या उसे दबाने की कोशिश की जाती थी। इन संघर्षों में से नेल्सन मंडेला, ओलिवर टॉम्बो और वॉल्टर सीसुलू जैसे नेता आए, जो रंगभेद व्यवस्था को समाप्त करने में मदद की, जिन्होंने
1950 के बाद से सभी उत्पीड़ित वर्गों, अश्वेत, रंगीन और भारतीय ने रंग-भेद व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने विरोध मार्च और हड़ताल शुरू की। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस एक सार्वभौमिक संगठन था जिसने अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? एक सार्वजनिक संगठन था, ये एक बहुत बड़ा संगठन था सार्वभौमिक, जिसमें सभी लोग शामिल थे और इन्होंने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया। तो फ्रेंड्स, ये जो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो ये एक संगठन बन चुका था जिसके अंतर्गत सभी लोग इकट्ठे हुए जिनके साथ शोषण होता था। और इस कांग्रेस के अंतर्गत इस संगठन के अंतर्गत विरोध काफ़ी ज़्यादा तेज होना शुरू हो गया। और जो प्रमुख जो नेता सामने आए वो थे नेल्सन मंडेला हो गए, ओलिवर टॉम्बो हो गए, वॉल्टर सिसुलू हो गए। जैसे कि भारत में कौन नेता थे? अगर जाति व्यवस्था के बारे में हमने बात की थी तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, ज्योतिराव फूले थे। तो ये प्रमुख नेता थे भारत में। उसी तरह रंग भेद के खिलाफ जो नेता थे वो थे नेल्सन मंडेला, ओलिवर टॉम्बो, वॉल्टर सिसुलू। नेल्सन मंडेला वगैरह की आप तुलना गांधी जी, नेहरू इनसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक तरह से पूरी की पूरी व्यवस्था को खत्म करते हैं और एक लोकतांत्रिक समाज लाते हैं। लोकतांत्रिक समाज मतलब समझ लो एक तरह से भले ही दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन से आज़ाद हो गया था, बट आज़ादी के बाद भी सही मायने में वो लोकतंत्र या सही मायने में वो आज़ाद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो डच लोग थे उन्हीं का शासन था और वो वर्चस्ववादी नीति फॉलो करते थे। उस रंग भेद के कारण जो अश्वेत लोग थे उनको दबाया जा रहा था। तो सही मायने में जो आज़ादी मिली वो रंग भेद खत्म होने के बाद ही मिली। इसमें कई श्रमिक संघ और कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थीं। जैसे कि जो मैंने संगठन बताया था ना, एक सार्वभौमिक संगठन अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें श्रमिक संघ भी शामिल हो गए। कई सारे जो श्रमिकों के यूनियन होंगे छोटे छोटे, वो भी इसमें शामिल हो गए। और जो स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी इसमें शामिल हो गई थी। कई विचारशील गोरों ने भी इस संघर्ष में अपना समर्थन दिया। अब देखिए, यहाँ पर जो कुछ गोरे व्यक्ति थे, जो समझदार व्यक्ति थे, जो पक्ष में थे, उन्होंने भी साथ दिया, इस संघर्ष में भाग लिया। मतलब इस तरह आप कह सकते हैं कि सभी श्वेत व्यक्ति बेकार नहीं थे। कुछ श्वेत थे जो चाहते थे कि समानता मिले, रंगभेद खत्म हो, तो वो भी इसमें शामिल हुए और रंगभेद का विरोध करने के लिए ANC यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। कई देशों ने रंगभेद को अन्यायपूर्ण और नस्लवादी व्यवस्था के रूप में निरूपित किया, लेकिन श्वेत जातिवादी सरकार ने हजारों अश्वेतों और रंगीन लोगों को हिरासत में लेकर उन्हें यातनाएं देकर और उनकी हत्या करके शासन करना जारी रखा। तो जाहिर सी बात है, विरोध बहुत बड़े लेवल पर होना शुरू हुआ। पूरी की पूरी एक बहुत बड़ा संगठन बन गया पूरा का पूरा, जिसमें कई हजारों लोग शामिल थे, लाखों कह सकते हो आप। तो लाखों लोगों के द्वारा जब विरोध करना शुरू किया गया तो सरकार ने उसको दबाने के लिए बहुत ही दमनकारी नीति अपनाई। दमनकारी नीति में क्या होता है कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं, तो ये दमन किया जाता है। हिरासत में गिरफ्तारी की जाती है, निरोध बिना कारण बताए गिरफ्तारी की जाती है, कोई सुनवाई वगैरह नहीं होती और मारपीट करती हैं पुलिस के द्वारा मारा पीटा जाता है लोगों को, ताकि वो दमन ना करें, विरोध करना छोड़ दें। तो सरकार ने ऐसी नीति अपनाई और अपना शासन करना जारी रखा। जल्द ही सरकार ने महसूस किया कि वे अब दमन के माध्यम से अश्वेतों को अपने शासन में नहीं रख सकते, क्योंकि रंगभेद के खिलाफ विरोध और संघर्ष बढ़ गए थे। श्वेत शासन ने अपने भेदभावपूर्ण कानूनों और नीतियों को परिवर्तित किया, यानी कि बदला। राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध और मीडिया पर प्रतिबंध हटा दिया गया। 28 साल की कैद के बाद नेल्सन मंडेला को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जेल से बाहर किया गया। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि में दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसने दुनिया में नवजात लोकतंत्र के लिए एक इतिहास रच दिया। बहुनस्लीय सरकार के गठन के साथ ही रंगभेद सरकार का अंत हो गया। फ्रेंड्स, ये जो रंगभेद था दक्षिण अफ्रीका का, असल मायने में ये बहुत जो ये अंत हुआ ना पूरी तरह रंगभेद का, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। ये जो रंगभेद था ये सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में नहीं हो रहा था, मैं थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ। ये जो रंगभेद था ना वो सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं था, नस्ल के
आधार पर दुनिया का सबसे पुराना जो लोकतंत्र है अमेरिका, यूएसए, वहाँ पर भी भेदभाव होता था। आप उसे इनडायरेक्टली रंग भेद भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके साथ अमेरिकन्स भेदभाव करते थे। हालांकि फिर कई सारे आंदोलन हुए वहाँ पर भी, जिसके कारण फिर उन्हें समानता दी गई पूरी तरह। जमीनी स्तर पर भेदभाव हो रहा था तो उसे खत्म किया गया। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ थी, रंग भेद का खत्म होना, पूरी तरह अंत होना दक्षिण अफ्रीका में। अब देखिए दोस्तों, अब जब बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए तो सरकार समझ गई कि अब हम ज़्यादा समय तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे विरोध को, तो अब हमें ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे, सारी मांगे माननी पड़ेंगी हमें, अश्वेत लोगों की भी। अब हमें समानता लानी पड़ेगी, रंग भेद को खत्म करना ही पड़ेगा, तभी हम शासन चला सकते हैं, तभी हम देश में सही से रह सकते हैं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सरकार जब समझ गई तो फिर जो नेता थे, जो प्रमुख नेता थे, उनको छुड़ाया गया। जैसे कि देखिए क्या होता है कि जो प्रमुख नेता होते हैं, जैसे कि गांधी जी वगैरह थे, तो वो भी जेल गए थे, बट उन्हें मारा नहीं गया था। मतलब समझ रहे हैं आप कि जो बड़ा लीडर होता है ना, तो उसको कुछ भी नहीं किया जाता, कुछ भी का मतलब उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर वो बड़ा लीडर ही खत्म हो जाएगा तो जो पूरा का पूरा संगठन होगा वो बिखर जाएगा, और वो एक आंदोलन आंदोलन के बदले में वो हथियार भी उठा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो नेल्सन मंडेला वगैरह बड़े नेता थे, हालांकि उन्हें जेल में रखा गया, पर उन्हें खत्म नहीं किया गया। खत्म का मतलब समझ रहे ना, कि अगर उन्हें खत्म कर दिया जाता तो जो जो विरोध प्रदर्शन थे वो और भी ज़्यादा उग्र हो जाते, और हो सकता है कि विरोध करने वाले व्यक्ति हथियार उठा लेते। तो इसीलिए जो लीडर होता है उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, बट हकीकत में उस लीडर को के साथ कुछ नहीं किया जाता, अगर वो लीडर सही है तो नेल्सन मंडेला अपनी जगह सही थे, और वो सही का साथ दे रहे थे। रंग भेद को खत्म करने के लिए वो नेतृत्व का अपने हाथ में उन्होंने लिया था नेतृत्व, और इसी के चलते उन्हें लंबी समय से एक मतलब पूरे जीवन के लिए जेल में रखने का उनको आदेश दिया गया था। नेल्सन मंडेला को जीवनकालीन कारावास का मतलब सजा सुनाई गई थी, जीवनकालीन, बट फिर उन्हें स्वतंत्र किया गया, जेल से रिहा किया गया। और फिर 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में पूरी तरह लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, एक नया राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाता है, फहराया जाता है, और जो नेल्सन मंडेला होते हैं वो राष्ट्रपति बनते हैं। तो इस तरह रंगभेद का अंत हो जाता है, सरकार के द्वारा रंगभेद का पूरी तरह अंत कर दिया जाता है। अब हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली रंगभेद वगैरह के बारे में, ये काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो प्रेशर था ना अफ्रीका की गवर्नमेंट पर, दक्षिण अफ्रीका गवर्नमेंट पर जो प्रेशर था वो आंतरिक नहीं था, बाहरी भी था। आंतरिक भी था और बाहरी भी था। अंदर जो दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन हो रहे थे वो तो था ही, बट दक्षिण अफ्रीका के बाहर इंटरनेशनल बिरादरी होती है, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्रीज़ होती हैं, उन्होंने भी दक्षिण अफ्रीका का विरोध करना शुरू कर दिया। सबसे इसमें आगे था भारत। भारत ने कोई भी पॉलिटिकल रिलेशन रखे ही नहीं दक्षिण अफ्रीका से। जब दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनते हैं, जब वहाँ पे रंगभेद खत्म हो जाता है, तब जाकर भारत और दक्षिण अफ्रीका के पॉलिटिकल रिलेशन स्थापित होते हैं। तब जाके भारत अपना राजदूत वहाँ भेजता है, और वहाँ का राजदूत भारत में आता है। तब जाके राजनीतिक संबंध स्थापित होते हैं। और भारत कहीं भी गया, किसी भी इवेंट में गया, तो उसने रंगभेद का विरोध किया। ये सिर्फ भारत की नहीं थी, भारत की तरह बहुत सारे देशों ने, यहाँ तक कि ब्रिटेन ने भी इसका विरोध किया था, रंगभेद की नीति का विरोध किया था। तो बहुत बाहरी प्रेशर भी था वहाँ की गवर्नमेंट पर, इसीलिए रंगभेद का अंत किया गया। अब हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली रंगभेद के बारे में, लगभग पूरा ही पढ़ लिया है। अफ्रीका के रंगभेद के बारे में काफ़ी कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया। एक वीडियो मैंने रंगभेद पर, अपार्थाइड पर स्पेशली बनाई थी बहुत पहले, अगर आप उसको भी देख लेंगे तो आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे, और भी आपका माइंड ब्रॉड होगा। तो बट यहाँ तक अभी ठीक है। अब हम नस्ल के, अब जो ये भेदभाव हुआ था इतने लंबे समय से, अब आगे ऐसा भेदभाव ना हो दक्षिण अफ्रीका में, इसके लिए वहाँ पे अब एक निष्पक्ष संविधान तैयार किया गया। उसमें कई सारे प्रावधान किए गए, कई सारे अधिकार अश्वेत व्यक्तियों को दिए गए। अब उसे हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अब हम उसकी बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान।
दक्षिण अफ्रीका का संविधान यह समझने का एक अच्छा तरीका है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है और कैसे एक संविधान पूरे विश्व के दृष्टिकोण को बदल देता है। इस नए लोकतंत्र में उत्पीड़क यानी कि जो गोरे थे और उत्पीड़ित जो मूल अश्वेत थे समान रूप से एक साथ रहने की योजना बना रहे थे। देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का संविधान अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह रंग भेद का अंत करता है। अब क्या हुआ कि जब दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना की गई, तब दक्षिण अफ्रीका में जो उत्पीड़ित लोग थे और जो उत्पीड़क थे, गोरे लोग जो उत्पीड़न जो शोषण कर रहे थे वो, और जिनका शोषण हो रहा था वो, अब दोनों ही साथ बैठकर संविधान सभा में अब संविधान बनाते हैं जो कि पूरी तरह समानता के ऊपर बेस्ड था। एक दूसरे पर भरोसा करना आसान काम नहीं था, उनका अपना डर था, वे अपने हितों की रक्षा करना चाहते थे। अश्वेत बहुमत यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक था कि बहुमत के शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत से समझौता नहीं किया गया था। वे पर्याप्त सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहते थे। श्वेत बहुमत अपने विशेषाधिकारों को और संपत्ति की रक्षा के लिए उत्सुक थे। लंबी बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते के लिए राजी हो गए। श्वेत बहुमत के नियम और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर सहमत हुए। सभी ने गरीबों और श्रमिकों के लिए कुछ बुनियादी अधिकारों को स्वीकार करने पर भी सहमति व्यक्त की। अश्वेत सहमत थे कि बहुमत का शासन पूर्ण नहीं होगा। वे इस बात पर सहमत थे कि बहुसंख्यक गोरे अल्पसंख्यक की संपत्ति नहीं छीनेंगे। यह समझौता आसान नहीं था क्योंकि उनका अतीत एक साथ खराब रहा है। उनका समझौता कैसे लागू होने वाला था, एक दूसरे पर भरोसा करने में कामयाब भी हुए तो क्या गारंटी थी कि भविष्य में यह भरोसा नहीं टूटेगा। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर समझिए इन चीज़ों को जो मैंने अभी यहाँ पर रीड किया है। देखिए, अब संविधान तैयार किया जा रहा था, दोनों ही चाहते थे कि ठीक है, समानता पर आधारित हमारा संविधान होना चाहिए, बट दोनों में इतनी आसानी से सहमति नहीं हुई। बहुत सारी बहसें हुई, डिबेट हुई बहुत सारी, और फिर दोनों ही जो पक्ष थे, श्वेत हो या अश्वेत हो, दोनों ही एक दूसरे से डर रहे थे। डर ऐसा था कि श्वेत सोच रहे थे, जो गोरे लोग थे वो सोच रहे थे कि कहीं जो अश्वेत लोग हैं वो हमारी संपत्ति ना छीन लें, है ना, हमारी प्रॉपर्टी ना छीन लें, हमारी जान की दुश्मन ना बन जाए। और जो अश्वेत लोग थे वो भी डर रहे थे कि कहीं संविधान में हमारे अधिकारों का उल्लंघन ना हो, हमें कम अधिकार ना दिए जाएं। तो डर दोनों का ही लाजमी था, और बट फिर भी दोनों ही पक्ष एक दूसरे की बातों से सहमत हुए और दोनों ही पक्ष ने समानता के ऊपर बेस्ड संविधान बनाने पर दोनों ही पक्ष राजी हो गए। और जो बहुसंख्यक थे यानी कि जो अश्वेत लोग थे, उन्होंने भी भरोसा दिया या विश्वास दिलाया जो गोरे लोग थे उन लोगों को कि हम आपकी संपत्ति को नहीं छीनेंगे। तो अश्वेत लोगों ने ये विश्वास दिलाया गोरे लोगों को कि अब हम आपकी संपत्ति नहीं छीनेंगे। और दोनों ही पक्ष एक दूसरे के अधिकारों के लिए सहमत हुए, और जो ज़्यादा ही गरीब लोग थे उनके उत्थान के लिए भी कुछ प्रावधान करने पर सहमति बनी। बस यही था, थोड़ा सा डर था कि अगर थोड़ा सा डर लाजमी है कि इतने लंबे समय तक, भाई 20वीं शताब्दी के अंत तक रंगभेद चला था वहाँ पर, तो लाजमी था डर दोनों ही पक्ष का। तो डर था कि अगर अधिकार मिल भी जाए अश्वेत लोगों को कि क्या वो सही से लागू होंगे ज़मीनी स्तर पर या नहीं होंगे। तो काफ़ी तरह के डर थे, तो काफ़ी एक संदेह बना हुआ था, बट फिर भी इसने सक्सेस हासिल की। इसे आप कुछ यूँ समझ सकते हैं कि दोनों ही पक्ष ने आपस में अब लड़ाई नहीं की, दोनों ही पक्ष ने एक दूसरे के डर को समझा और दोनों ही पक्ष राजी हुए कि हमें समानता के आधार पर या लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करनी चाहिए, संविधान की स्थापना करनी चाहिए। गोरे लोग भी अब समझ रहे थे कि हमें सभी को बराबर अधिकार दे देना चाहिए, अब वो टाइम आ गया है और दुनिया बदल चुकी है अब काफ़ी, तो अब सही नियम बनाने की ज़रूरत थी समानता के पर आधारित। नई स्थिति में विश्वास और आशा बनाए रखने के लिए उन्हें नियमों एवं कानूनों को लिखने की ज़रूरत थी जिनका पालन सभी के द्वारा हो। ये नियम निर्धारित करते हैं कि भविष्य में शासकों को कैसे चुना जाना है। इसमें यह भी निर्धारित होता है कि चुनी हुई सरकारों को क्या करने का अधिकार है और वे क्या नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे हैं आ रहा है, तो इसे आप थोड़ा अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं
कि अब यही नई स्थिति पैदा हो गई थी। अब संविधान बनाया जा रहा था, तो इसमें उम्मीद थी कि जो नियम बनाए जाएंगे वो लोकतंत्र के ऊपर आधारित होंगे। शासकों को कैसे चुना जाएगा, इन सब से संबंधित नियम बनाए जा रहे थे। क्या क्या अधिकार होने चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जा रही थी। अंत में नागरिकों के अधिकार तभी काम करेंगे जब वह परिवर्तित नहीं होंगे। दक्षिण अफ्रीका ने यही किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम निरपेक्ष होंगे, कि कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। बुनियादी नियमों के इस स्वरूप को संविधान के रूप में जाना गया है। तो देखिए दोस्तों, जब संविधान तैयार किया गया तो कई सारी चीज़ें पहले ही सोच ली गई कि कानून ऐसे होने चाहिए जिसमें सभी को बराबर अधिकार हों, और उन कानूनों का, उन अधिकारों का कोई भी सरकार उल्लंघन ना कर सके, ऐसे अधिकार होने चाहिए। भविष्य में कोई भी सरकार नागरिकों के अधिकार ना छीन सके, ऐसे नियम, ऐसे अधिकार होने चाहिए संविधान में। तो ये सारी चीज़ें पहले ही माइंड में तैयार कर ली गई, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया संविधान का। 2 साल की प्रतिगामी चर्चा और वाद विवाद के बाद दक्षिण अफ्रीका दुनिया के अब तक के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक के साथ सामने आया है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान न केवल दुनिया भर के लोकतंत्रवादियों को प्रेरित करता है, बल्कि किसी भी देश में उपलब्ध अपने नागरिकों को सबसे व्यापक अधिकार देता है। 1994 तक पूरी दुनिया द्वारा सबसे अलोकतांत्रिक राज्य की निंदा करने वाले राज्य को अब लोकतंत्र के एक आदर्श मॉडल के रूप में देखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, 2 साल मतलब 1994 से पहले जो एक देश था जिसकी सभी देश निंदा करते थे, दक्षिण अफ्रीका के सभी देश निंदा करते थे। सभी निंदा करते थे कि वहाँ पे रंग भेद की नीति फॉलो हो रही है, ये है वो है, कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखना चाह रहा था, तो सभी देश उसकी निंदा करते थे। बट जब वहाँ का संविधान तैयार होता है 1994 के बाद, तो उसकी मिसाल दी जाती है कि देखिए वहाँ का संविधान है, कि वहाँ के संविधान में इतने सारे अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। तो अपने आप में वहाँ का संविधान एक बहुत बड़ा संविधान आप इसे कह सकते हैं। अनुच्छेद में तो बहुत बड़ा नहीं है, बट अधिकारों के मामले में बहुत बड़ा है, अपने नागरिकों को बहुत सारे अधिकार देता है। वैसे भारत भी कम नहीं देता, भारत में भी अपने अधिकार नागरिकों के बहुत सारे हैं। तो देखिए दोस्तों, चर्चा हुई 2 साल तक, तो वाद विवाद भी हुए कई सारे अनुच्छेदों को लेकर, और फिर एक अच्छा संविधान तैयार कर लिया गया दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। रही बात दक्षिण अफ्रीका के लोगों के क्या अधिकार हैं, वैसे तो ये इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, बट फिर भी ये वाली चीज़ कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं, बिल ऑफ राइट्स में वहाँ के, इसको मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ाया है आपको। अगर आपको याद होगा तो दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों से संबंधित एक वीडियो बनाई है, ह्यूमन राइट्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है वो। तो उसमें आपने इस संविधान में नागरिकों को क्या अधिकार मिले, इसको भी आपने देख लिया होगा। वैसे ही इस चैप्टर में अधिकारों को पढ़ना नहीं है हमें। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के साथ ही हमारा जो चैप्टर था दक्षिण अफ्रीका में जो नस्लवादी जो भेदभाव होता था वो, और भारत में जाति व्यवस्था का जो ये चैप्टर था, ये पूरी तरह ख़त्म होता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।